चलिए, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शैवाल गुप्ता के बारे में कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ADRI के निदेशक शैवाल गुप्ता का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। शैवाल गुप्ता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ADRI के निदेशक शैवाल गुप्ता का निधन हो गया है। पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली है और कुल्बी घाट पर कल उनका अंतिम संस्कार होना है। तो शैवाल गुप्ता के बारे में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो उनके बारे में खबर मिल रही है कि पटना में कुल्बी घाट पर कल अंतिम संस्कार होगा। ADRI के निदेशक शैवाल गुप्ता का निधन हो गया है और पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शैवाल गुप्ता के बारे में कि कुल्बी घाट पर कल उनका अंतिम संस्कार होना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी पटना से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शैवाल गुप्ता के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है। ADRI के निदेशक शैवाल गुप्ता का निधन हो गया है। पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शैवाल गुप्ता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पटना के कुल्बी घाट पर कल होगा अंतिम संस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शैवाल गुप्ता के बारे में। पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली है और एक बड़ा नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि रिएक्शन आने शुरू होंगे और लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार के संदर्भ में कितना बड़ा यह नुकसान है। शैवाल गुप्ता अब हमारे बीच में नहीं है और दिवाकर तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। दिवाकर, शैवाल गुप्ता अब हमारे बीच नहीं है। कितने बजे की यह घटना है? कब कितने बजे उन्होंने अंतिम सांस ली? देखिए, लंबे समय से शैवाल गुप्ता बीमार चल रहे थे और शाम 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शैवाल गुप्ता के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो विशेष राज्य के दर्जे की जब चर्चा चल रही थी तो शैवाल गुप्ता की सक्रियता काफी देखी जा रही थी। रघुराम राजन कमेटी जब बनी थी उसके सदस्य भी रहे थे और उनका लंबा एसोसिएशन रहा बुद्धिजीवियों के बीच। जो गिने चुने बुद्धिजीवी हैं उसमें शैवाल गुप्ता की चर्चा होती थी और शैवाल गुप्ता के जो अध्ययन है वो कई बार सरकार के कामकाज में भी काम आते थे। तो उनके जाने से एक बड़ा नुकसान हुआ है। शैवाल गुप्ता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कई बार न्यूज 18 के कार्यक्रमों में वो शरीक होते थे। जब भी जो गंभीर विषय होते थे, चाहे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो या शासन तंत्र से जुड़ी हो, शैवाल गुप्ता की राय काफी अहम मानी जा रही थी। तो अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहीं पटना में कुल्बी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं, बड़ी क्षति। दिवाकर, इकोनॉमिक्स होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते कई बार उनके रिएक्शन, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, कई बार उनके रिएक्शन हमने लिए और खासकर बिहार के संदर्भ में, बिहार के सरकार के संदर्भ में या फिर सरकार की सोच के संदर्भ में कई बार उनके बयान आते थे सामने, जिसमें यह कहा जाता था कि मुख्यमंत्री काम करने में विश्वास करते हैं, वो आराम नहीं करते हैं, दिन रात बिहारियों की चिंता करते हैं। तो कई ऐसे मौके हुए जब उन्होंने अपनी बात भी आम लोगों के बीच रखने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मैं आपको उस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जब विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा हो रही थी तो हम कई बार शैवाल गुप्ता से हमारी मुलाकात हुई और रघुराम राजन कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी शैवाल गुप्ता से रूबरू हुए। शैवाल गुप्ता जो एक शास्त्री के तौर पे उनकी पहचान थी और बिहार के विकास को लेकर अगर 2005 से 10 के विकास को नजर डालें और जो बिहार की तरक्की रही उसमें शैवाल गुप्ता का भी अहम योगदान माना जाएगा। उनके कई सुझावों पर सरकार आगे बढ़ी और बिहार में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो या इकोनॉमी की बात करें, जब डबल डिजिट में इकोनॉमी थी तो शैवाल गुप्ता उन चुने हुए लोगों में थे जिनके सुझाव जो है सरकार के भी काम आते रहे। तो एक बड़ी क्षति मारी जा सकती है। जी दिवाकर, सोशल साइंटिस्ट के तौर पर उन्हें देखा जाता था और कई बार ये बातें जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, सोशल साइंटिस्ट का एक जो कह सकते हैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनके साथ जुड़ा हुआ था और ADRI के जो कह सकते हैं कि उस नींव के पहले ईंट के तौर पर उन्हें देखा जाता है। तो काफी एक जुड़ाव भी उनके साथ लोगों का हो रहा
लोगों से इंटरेक्ट करने का एक स्वभाव जो उनमें शुरू से देखा गया, तो किस तरीके से उन्होंने अपने इस सोशल साइंटिस्ट के मेथड को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, देश ही नहीं, उन्होंने हमने कई बार दिल्ली में कई सेमिनारों में उनको शिरकत करते हुए देखा। कई जो कमेटियां थी उसमें उनका योगदान रहा। और जो इंडिया हैबिटेट सेंटर या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जबकि जानते हैं कि वहाँ कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, में सहभागिता रहती थी। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। हरिवंश जी, दुखद खबर है, शैवाल गुप्ता अब हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर से हम सबके लिए बड़ी दुखद खबर है, और निजी तौर पर तो मेरे लिए बड़ी अपूरणीय क्षति है। वह मेरे बड़े भाई की तरह, उनका स्नेह हमें हमेशा मिला। मैं कह सकता हूं कि देश ने आज एक बहुत अति क्षमतावान बौद्धिक, समाज विज्ञानी और भारतीय समाज को बहुत नजदीक से समझने वाले विलक्षण प्रतिभा को खो दिया। वह बिहार के ही मात्र होनहार अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी ऐसे नहीं निकले जिन्होंने दुनिया के स्तर पर अपनी छवि बनाई, बल्कि बिहार में ऐसी संस्था का निर्माण किया, और झारखंड में आद्री, जिसने बिहार, झारखंड, खासतौर से उन इलाकों पर इतनी गहराई और गंभीरता से काम किया, सामाजिक आर्थिक तौर पर, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा के अभियान में जिस तरह का बड़ा काम फॉर्मली लोगों को, जो भारत सरकार के कार्यक्रम चलते थे लोगों को शिक्षित करने का, उसमें जो उनका प्रयास रहा, और इसके साथ ही कई व्याख्यान मालाएं उन्होंने उल्लेखनीय चलाई। देखिए, किसी भी प्रतिभा को निकल करके ऐसी जगहों से दुनिया में जाकर अपनी जगह बना लेना तो आज यही होता है, जिसे आप कहते हैं प्रतिभाओं का पलायन। पर वो ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने ऐसे ही इलाके में रह करके इन इलाकों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई अपने काम से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर सेंटर खोला। मुझे उनके साथ 2 बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेने का मौका मिला। उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनके साथ हमें लॉर्ड मेघनाथ देसाई के घर में गया। वो जिस तरह से दुनिया के कोने कोने से विद्वानों को आद्री के कार्यक्रमों में बुलाते थे, वह विलक्षण था। और उसमें मतलब राष्ट्रपति जी से लेकर और देश के अन्य अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो राजनीति से हों, समाज विज्ञानी हों, अर्थशास्त्री हों, नोबेल लॉरियट्स लोग हों, अमर्त्य सेन हों, मतलब उन सब लोगों को ऐसी जगह से जोड़ने का विलक्षण काम आदरणीय सहवाल जी ने किया। और उससे भी बड़ा मैं मानता हूं कि जिस प्रतिभा को जगह लंदन से लेकर के दुनिया के किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में लोग बड़े फक्र के साथ उनको अपने साथ जोड़ते और बुलाते थे, उन्होंने वो सब चीजें छोड़ करके उन्होंने उन इलाकों में रहना तय किया, बिहार, झारखंड वगैरह में काम करना, जहां से प्रतिभाएं निकलकर आमतौर से बाहर चली जाती हैं। लेकिन उन जगहों पर रह करके उन इलाकों के बारे में सोचना, वहां के लोगों के समस्याओं पर अध्ययन करना, मुझे याद है कि अनेक ऐसे कार्यक्रम उन राज्यों के हक के लिए किस तरह से प्रयास हो। तो एक तरह से राजनीति, समाज नीति और आर्थिक नीतियों का जो फोरम एक साथ बने, नीति निर्माण में कैसे सामान्य लोगों की भूमिका हो, यह विलक्षण काम आदरणीय डॉक्टर सहवाल गुप्ता जी ने किया। उनका न रहना सचमुच बड़ा दुखद और अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल, उन व्यक्तिगत चीजों को आप आज साझा कर रहे हैं और हमें भी कुछ नई जानकारियां आपसे मिल रही हैं। सोशल साइंटिस्ट के तौर पर आपको ऐसा लगता है कि बिहार के इंपैक्ट को और भी व्यापक तरीके से पूरे विश्व के पटल पर रखने की जो इनकी कोशिश थी, उसमें एक बड़ी दूरी इन्होंने तय की थी? निश्चित तौर से कई उनके संपादित आप पुस्तकें देखेंगे, लेक्चर्स जितने हुए, उन जिन लेक्चर्स को उन्होंने कंपाइल करवाया और जिस किस्म के लोग लेक्चर देने आते थे, जिस स्तर के आते थे, दुनिया के कोने कोने से शीर्ष विश्वविद्यालयों को, जिन्हें आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, जाने माने सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, उन सबको बुलाना, वो बिहार पर जिस तरह से वो लिखते थे, आप देखते होंगे अनेक जाने माने जो बड़े
बड़े चैनल्स हैं, खासतौर से अंग्रेजी वगैरह के, और बड़े अखबार हैं, वो अपनी राय के लिए उनके एक्सपर्ट्स और बहुत जाने माने मतलब चुनाव विशेषज्ञ सवाल गुप्ता से बात करते थे, क्योंकि जो पकड़, जो हिंदी इलाके के नब्ज पर जो उनकी पकड़ थी जिस तरह से, वो अद्भुत थी। उनके पिता का भी एक लंबा लीजेंड है। उनके पिता बेगूसराय के उन इलाकों में डॉक्टर रहे और वो फीस लगभग नहीं लेते थे, 1 रुपए की फी पर या शायद वो भी नहीं स्वीकार करते थे, और लोगों को देखते तो इतने लोकप्रिय थे वो कि वो एक मतलब उनकी अलग प्रतिभा और आभा मंडल था। हरिवंश जी, बिहार के संदर्भ में आपकी और शैवाल गुप्ता जी की कभी कोई ऐसी बातचीत जिसे आप बार बार रिपीट करते हो, कई मंचों से कह चुके हो, या उदाहरण के तौर पर शैवाल गुप्ता का नाम बरबस आपकी जुबान पर चला आता हो? लगातार बिहार से संबंधित अनेक इशूज, जैसे बिहार के पिछड़ेपन का, बिहार के साथ कैसे शुरू से डेवलपमेंट में 1952 के बाद से ही केंद्र सरकार ने किस तरह से बजट आवंटन वगैरह में भेदभाव किया, फ्रेट इक्वलाइजेशन का मामला, यानी जो जैसे कोयला वगैरह जो वहां से निकलता था, जिस रेट पे निकलता था उसी रेट पर बड़े शहरों में देश की मिला करता था, यानी उससे बिहार वगैरह को हानि ये हुई कि अगर वह कोयला मान लीजिए बिहार के इलाके से निकल करके कोयलांचल से उसी रेट पर उपलब्ध हो अगर देश के दूसरे कोनों में, तो इंडस्ट्री क्यों आएगी? तो इन सब सारी चीजों का बड़ा सम्यक उन्होंने अध्ययन किया था। फिर जो फाइनेंस कमीशन पहले बिहार आते थे, उस जमाने में उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुला करके फोरम बनाया था और उस पर बातचीत होती थी कैसे बिहार का हक बढ़े, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में रिप्रेजेंटेशन बनाए दें। तो उसमें सब मंचों में मैं विकास को लेकर बिहार किस तरह से एक लंबी छलांग लगाए, ये सोच थी शैवाल गुप्ता की, जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी उन दिनों को याद कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी बात खत्म हो पाए। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख करते हैं। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा टल गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर जैक ने यह फैसला लिया है। जैक अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राज्य सरकार के निर्देश पर जैक ने यह फैसला लिया। भुवन है हमारे साथ अपडेट के लिए, सीधे जुड़ते हैं। भुवन, क्या अपडेट है इसमें? देखिए विवेक, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च से होने वाली थी और राज्य सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए ये फैसला लिया था कि परीक्षा की तिथि को बढ़ाया जाए, और इसको लेकर के जैक को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद जैक ने ये निर्णय लिया है कि परीक्षा की तिथि को बढ़ाने का, और 1-2 दिनों के अंदर में जो नया शेड्यूल है वो जारी की जाएगी। जैक अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने संकेत दिया है कि 1-2 दिनों के अंदर में नए शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के 2nd वीक ऑफ अप्रैल से लेकर के मई तक परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। तो इस तरह से मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा जो 9 मार्च से होने वाली थी वो टल गया है, और अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। 9 मार्च से होने वाली थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, लेकिन तिथि स्थगित कर दी गई है। अगली डेट का ऐलान जल्द ही होगा। एक बार फिर झारखंड की कोल सिटी में कोहराम मच गया। 2 गुट आपस में भिड़ गए, मामला फायरिंग तक पहुंच गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, और यह सब कुछ क्यों हुआ, जानिए आप। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर कोल सिटी थर्रा उठी। खुलेआम फायरिंग से कोयला नगरी कांप उठी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीसीसीएल के धनसार इलाके में विश्वकर्मा कोलियरी में वर्चस्व को लेकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। पीछे ध्यान देना, पीछे ध्यान देना, पीछे एक दूसरे पर रोड़ेबाजी की जा रही है और हालात को काबू में करने के लिए
पुलिस लाठियां चटका रही है। एक तरफ बीजेपी समर्थित युवा बेरोजगार मंच के मजदूर थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दलों के समर्थक थे। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में पार्टियों का बैनर आप देख सकते हैं। तो लगातार 2018 से हम लोग का मांग यही है कि जो भी लाभ है और माझी बस्ती के लोग हैं वो लोग काम करें, लेकिन जो लोधना से सिंदरी से बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं वो लोग इसमें उसके जगह पे लोकल लोग काम करें, धनसार के ही काम करें। यदि ये लोडिंग रुकते हैं तो हम लोग घनघोर विरोध में जाएंगे और घनघोर आंदोलन करेंगे इस बीच में। इसलिए आज हम लोग को किसी प्रकार का जिस तरह से भी हो मजदूर को रोजगार आज हम लोग को मिलना चाहिए। 3 वर्ष से हम लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। दरअसल बीसीसीएल के धनसार कोलियरी विश्वकर्मा परियोजना में लंबे समय से डीओ ट्रक लोडिंग को लेकर तनातनी चल रही थी। आज विश्वकर्मा परियोजना के लोडिंग पॉइंट में ट्रक लोडिंग का काम शुरू होना था, जिसके लिए ट्रक लोडिंग के लिए पहुंच भी चुके थे। इसी दौरान सभी गुट के लोग लोडिंग पॉइंट पर पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सीआईएसएफ के जवान और पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। मजदूर संगठनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। पुलिस भी एक्शन में आ गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। हम ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर हम आपसे बोले कि आप हमें रोजगार दो, नहीं तो आपका काम बंद कर देंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप कहीं पर भी उठा करके देख लीजिए कि जिसका काम बंद हो जाता है क्या वो दूसरे जगह जाकर के धावा बोल देते हैं। इतना हंगामा हुआ, रोड़ेबाजी हुई, पुलिस ने लाठियां चलाई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक यहाँ न लाठी चली न पत्थर तो मैंने देखा नहीं है। लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज हम लोग की तरफ से कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं सुना हमने। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में पिछले 3 साल से ट्रक लोडिंग बंद है। फिलहाल 600 टन कोयला का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन पूरा मामला स्थानीयता के चक्कर में उलझ गया। लेकिन असल मुद्दा कोलियरी पर कब्जे का ही है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से और अगली खबर है रांची से, जहां पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से 7 लड़कियों को बचाया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। रांची एयरपोर्ट से 7 लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया गया। रेस्क्यू की गई सभी लड़कियां खूंटी जिले की रहने वाली हैं। वहीं पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।